आद्या सुनो बेटा, सुनो, हम तुम्हें ये अगर भेजे तो तुम इसे हमें 10 स्लाइड में कन्वर्ट करके दे सकती हो। हम तुम्हें पीपीटी और वो व्हाट्सएप कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टेप्स टू राइट अ सिनॉप्सिस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और ये जो ये है ना, बस इसकी हेडिंग्स, ये जो ये वर्ड की फाइल है इसकी, ये देखो पेज नंबर, ये पेज नंबर है ना, ये देखो हाउ टू राइट सिनॉप्सिस है ना दिया हुआ, सिर्फ इसकी हेडिंग्स, हेडिंग्स अंदर का कुछ नहीं। कहा तो ये आप कहाँ चलती जा रही ये हैं? जा रही है फॉर्मेट ऑफ सिनॉप्सिस, तो ये दिया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसमें जैसे पहला इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद ये नीड ऑफ द स्टडी। एक सेकेंड, हमने वो खोल रखा है जी, ऑडियो। हेलो हितैषी, हेलो मैम नमस्ते। हेलो, नमस्ते बेटा। कल तुमने परसों कॉल करा शायद, मेरे ख्याल से किसी दिन। जी मैम, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था ना उस समय, इसलिए कि कर रहे थे, फिर बाद में हो गया था कनेक्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। मैं एक्चुअली इस टाइम ड्यूटी में कॉलेज की विजिट चल रही थी इसलिए। हेलो हितैषी, अब तो बच्चों तुम लोग को काफी कुछ हेलो। समझ। हेलो, हाँ हितैषी, मैं उसको फोन कर रही हूँ एक्चुअली उसके हाँ, बेटे को। तो अभी वो उठा नहीं रहा अभी, क्योंकि शुभम मीटिंग में है किसी, तो अभी मैं 2 मिनट में फिर करती हूँ नहीं तुमको नहीं, कोई होस्ट इशू बना नहीं है, कोई इशू भेज नहीं, बना। तुम कर। नहीं, अच्छा, वो हाँ इशू कोई नहीं है, पर हमको तो जल्दी से बनवाना होगा ना, नहीं तो उधर उसकी दूसरी क्लास लगी हुई है तो अपना तो टाइम खराब होगा ना। ये भी हाँ, तो चक्कर क्या है। हम शुरू कर दें? नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है अच्छा, पर तुम्हारी रिकॉर्ड। स्लाइड्स नहीं शेयर होंगी ना, स्लाइड्स नहीं शेयर हो पाएंगी। शुरू में ऐसे ही कुछ बोलना है तो जो रिलेटेड है वो बोल सकती हो, तब तक हम अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, ओके चलो, ठीक, रिकॉर्डिंग तो है, हो जाएगी। ठीक, गुड ओके। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून बच्चों। हम सोच रहे हैं तब तक हम इनको शुरू करा देते। बच्चों, आप लोगों को थीसिस के बारे में कुछ मतलब सॉरी, सिनॉप्सिस के बारे में कुछ बताते हैं आपको। हाँ,
और रिसर्च प्रपोजल भी बता देना। वही ठीक? दैट इज व्हाट हाँ, हाँ। रिसर्च प्रपोजल के बारे में हम आपको बताते हैं। हम्म। अभी स्क्रीन तो नहीं, अभी आपको मैं क्या दिख रही हूँ, मैं दिख रही हूँ या स्क्रीन दिख रहा है? मेरा ब्लैंक वो दिख रहा है कि स्क्रीन दिख रहा है? मैम ब्लैंक ब्लैंक दिख है। रहा है मैम। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ ओके, अब दिख रही हूँ मैं? यस हाँ मैम। बेटा ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं, अभी पहले स्क्रीन शेयर बाद में करते हैं, पहले आपको हम सिनॉप्सिस के बारे में कुछ बता देते हैं। ओके ठीक है बच्चों? हेलो? यस मैम। जी हाँ, मैम। तो जब आप कोई भी आपने अभी तक कई टीचर्स ने आपको एक्सप्लेन भी किया होगा, है ना? जब आप कोई भी सिनॉप्सिस बताते हैं, ये हम आपको स्लाइड्स में शेयर करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स रखते हैं। इनफैक्ट हमारा तो ये प्लान था, हालांकि हम उतना वो चीजें ऐड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत स्लाइड्स हो जा रही थी। हमारा ये प्लान था कि हम उसके अंदर भी जो भी मेरी सिनॉप्सिस थी उसमें जो कंटेंट थे, तो इफ यू विश आई कैन शेयर अ पीडीएफ ऑफ दैट एग्जाम्पल के तौर पे, है ना? पूरा पूरा तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इंट्रोडक्शन में किस तरह लिखा जाता है। हेलो हितैषी, सॉरी हितैषी। हाँ, हाँ बोलो। आप वो हो गई हैं, आप हो गई हैं होस्ट, आप शेयर कर सकती हैं अपनी पीपीटी। ओके, तो देन आई विल बिगिन विद द ओके पीपीटी, है ओके ना? ओके ठीक ओके है, ओके। हाँ I'll start with that and then I'll go for this thing. Okay. So today's topic is dynamics of communication and its application in home science research. इसमें कुछ छोटी छोटी सी बेटा हमने चीजें ऐड करी है। हो सकता है कुछ चीजें आपने उसमें पहले देख ली हो, आपने पढ़ी हो प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन उसको ब्रीफ में हम कवर करेंगे। एंड टुडे वी विल कंप्लीटली फोकस ऑन राइटिंग सिनॉप्सिस, इसी कॉन्टेक्स्ट में, कम्युनिकेशन रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है बेटा? So it has been divided into 3 parts. Part A आपको डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताएगा, दूसरा पार्ट बताएगा कि इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन मैसेजेस और मटेरियल डेवलपमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, और तीसरा बताएगा आपको कि हम इन सारी चीजों को किस तरह से होम साइंस रिसर्च में यूज करेंगे और सिनॉप्सिस लिखते समय किन किन पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। So this is about dynamics of communication. इसमें what is the concept, definition, meaning, content, emerging issues in communication and role of mass media for rural audiences को हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांटा है, लेकिन हम इसका पहला हिस्सा इस पार्ट में कवर करेंगे। So what is dynamics? बच्चों, हम लोग कम्युनिकेशन की बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ चुके होंगे एंड आई होप आपको पता भी होंगी कि क्या क्या चीजें होती हैं कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल उसके क्या क्या रोल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, कितनी तरह का कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, कितनी तरह के कम्युनिकेशन के प्रकार होते हैं। ये सारी चीजें आप अपनी एमएससी में और अभी क्लासेस में पढ़ चुके हो। आज मैं उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगी, मैंने सिर्फ टिप्स एंड बिट्स उठाए हैं इधर उधर से और कोशिश करी है कि आपको उसको दिक्कत ना, मतलब बहुत हार्डकोर उसमें ना जा करके हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाएं कि डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। उसके पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि डायनामिक्स क्या होते हैं, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है ना? सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, डायनामिक लाइक लॉट्स ऑफ मूवमेंट, है ना, ऐसा लगता है। तो इसमें जस्ट अ मिनट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? आई हैव मैंने बिल्कुल तुरंत से शुरू कर दिया। नो मैम। हेलो, इज इट मतलब चीजें समझ में आ रही है ना?
क्यों बच्चों? यस मैम। ओके। यस मैम। इसमें जो डायनामिक्स होते हैं वो सारे फोर्सेस होते हैं किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली इन कम्युनिकेशन. If you talk about any field, for example, if you talk about foods and nutrition, okay, तो उसमें भी डायनामिक्स हो सकते हैं. उसके कितने एंगल्स हो सकते हैं, कितने जो हम बहुत सरल शब्दों में जैसे हम कहें कि स्कोप क्या होता है, नॉट ओनली स्कोप, प्रोसेस क्या होते हैं, थ्योरीज क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को, ऑल एंगल्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, उसको हम कवर करते हैं डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में. और वो सारे फोर्सेस को हम कवर करते हैं किसी भी फील्ड के, जिसमें वो किसी भी ये फोर्सेस किस तरह से शिफ्ट होते हैं और एक के रिलेशन में एक के साथ दूसरे के रिलेशनशिप्स में अंतर लाते हैं. उदाहरण के लिए अगर हम फैमिली प्लानिंग, फैमिली के लेवल पे हम डायनामिक्स की बात करें, डायनामिक्स ऑफ फैमिली, ठीक है, तो डायनामिक्स ऑफ फैमिली क्या होंगे बताओ बेटा? बहुत सरल, बहुत ही सरल एग्जाम्पल है ये, कोई बताएगा हमको? क्यों बच्चों? हाउ मेनी एस आर देयर टुडे? 12 हैं हम लोग. मैम डायनेमिक में आई थिंक रिलेशन चेंज करने के लिए फोर्स आउट करते हैं. To some extent or to a greater extent it is right. यानी हम परिवार में अलग अलग रिश्तों में अलग अलग तरह से मूव करते हैं ना बेटा, अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं. यस मैम. और हर तरह के रिश्ते को अलग अलग तरह से हैंडल करते हैं. हर एक रिश्ते की अलग अलग अहमियत होती है हम लोग की लाइफ में, है ना? जी तो मैम. ये क्या है, और ये समय के साथ बदलता है, ये बहुत सारे और एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं जिनके साथ बदलता है, ये जो हमारे कनेक्शंस होते हैं, है ना? सो इट्स नॉट दैट दे आर अ स्टैटिक थिंग, दे आर ऑलवेज मूविंग थिंग्स. नाउ यू गॉट माय पॉइंट. ये सदैव बदलते रहते हैं, इनमें कोई एक स्थिरता नहीं होती है. जी तो मैम. यही बात कम्युनिकेशन के संदर्भ में कही जाएगी कि कम्युनिकेशन में अलग अलग एस्पेक्ट्स किस तरह से बदलते हैं और उनका हम होम साइंस रिसर्च में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है बेटा? जी मैम. कम्युनिकेशन के बारे में आप सबको पता ही होगा. It's a simple definition. It is a two-way process of sharing ideas, beliefs, your values, information, thought, messages in such a way that each gains common understanding on it with its intended meaning. मतलब कम्युनिकेशन किसी भी तरह का विचारों का, भावनाओं का, सूचनाओं का, संदेशों का, मूल्यों का, इन सारी चीजों का आदान प्रदान है, एक द्विमार्गी आदान प्रदान है, जिसमें भेजने वाला और प्राप्तकर्ता दोनों ही कम्युनिकेशन को, उस मैसेज को, उस वैल्यू को उसी संदर्भ में ग्रहण करते हैं जिस संदर्भ में वो भेजा जाता है, जिस अर्थ के साथ वो भेजा जाता है. ऐसा नहीं कि हमने कहा कि आप शोर मत मचाइए, तो आप ये समझिए कि मैम ने कहा है शोर मत मचाइए लेकिन बातें कर सकते हैं. लेकिन अगर 100 बच्चों की क्लास सिर्फ बातें धीमे धीमे करने लगेगी तो अंततः वो शोर में कन्वर्ट हो जाएगा. बात सही है कि नहीं? तो शोर मत मचाइए का मतलब शांत रहिए, बातें मत कीजिए. तो अगर मैंने ऐसे कहा होता कि बेटा बातें मत कीजिए तो आप उसे सही मीनिंग में लेते. अगर मैं कहूंगी शोर मत मचाइए या धीरे बोलिए तो उससे क्या होगा कि जो मैं चाह रही हूँ, जो आउटकम चाह रही हूँ, वो आउटकम मुझे नहीं प्राप्त होगा. आप वो करना शुरू कर दोगे लेकिन आप मेरे इंटेंडेड मीनिंग से नहीं समझ रहे. इसका मतलब मेरे कम्युनिकेशन में कहीं कोई फॉल्ट है, कमी है. ओके? यस मैम. तो ये आपके विचारों को, आपके नए आइडियाज को, आपके इनोवेशंस को, आपकी हर चीज को एक्सप्रेस करने का माध्यम होता है और ये सदैव परिवर्तनशील होता है. दैट इज कॉल्ड डायनामिक. ओके, नाउ नेक्स्ट इज
दो शब्द इस्तेमाल होते हैं जो शायद आपको कभी कंफ्यूज कर दें। पहला वर्ड होगा कम्युनिकेशन डायनामिक्स और दूसरा है डायनामिक कम्युनिकेशन। हियर वी आर कंसर्न विद कम्युनिकेशन डायनामिक्स, है ना। कम्युनिकेशन के कितने डायनामिक्स हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन कितना डायनामिक है। ओके, तो ये दो चीजें अलग अलग है। मतलब एक जैसा आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो आपको एक जैसा दिखेगा, लेकिन दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट है। मतलब एक दक्षिण ध्रुव है तो एक उत्तरी ध्रुव है। कम्युनिकेशन डायनामिक में आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको तरह तरह के जो फोर्सेस होते हैं, आप अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए उन फोर्सेस की मदद ले सकते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि शब्द एक तरह का फोर्स है। आप अपनी शब्द को कितनी क्लैरिटी के साथ, कितनी स्पष्टता के साथ बोलती हैं, आप अपने शब्द को कितने सही जगह, अप्रोप्रिएट जगह उस शब्द का प्रयोग या उपयोग करती है, ठीक है। और आप सही शब्द का चयन, कितने सही शब्द का चयन करती हैं किसी पर्टिकुलर स्थान पर बोलने के लिए या कहने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, बहुत सारे ओरेटर्स होते हैं, लेकिन उसमें से अभी आगे एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ लोगों का ही शब्द, कहे शब्द आपके मानस पर असर डालते हैं, आपके चित्त पर असर डालते हैं। That is one of the element of communication, that is one of the aspect of communication that can act as a force, dynamic force to express your idea. ये एक प्रकार का एक तत्व है संचार या संप्रेषण का, जिसका आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए एक ताकतवर और एक मूविंग फोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोगों को तो उद्वेलित करे ही, आपको भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए प्रेरित करे। ओके, और इंफॉर्मेशन मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के साथ, मतलब अत्यधिक जितना भी संभव है उतने संभव प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंचे। ठीक है, आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक कहानी सुना रही हूँ। जब लाल बहादुर शास्त्री ने कमान संभाली थी देश की, तो उस वक्त खेती की स्थिति बहुत खराब थी। तो उन्होंने कहा कि हम किसानों को उनका दिया हुआ नारा था जय जवान जय किसान, और वो क्यों दिया गया था? एक, किसानों की भले और बेहतरी और ज्यादा अन्न उपजाने के लिए, लेकिन एक जो दूसरा नारा था वो चूंकि उसी वक्त पाकिस्तान वॉर हुआ, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, और उन्होंने जब ये नारा दिया, उन्होंने पूरे सारे देश के लोगों से कहा कि आप लोग एक वक्त का, क्योंकि देश में गरीबी थी उस वक्त, हमारी फाइनेंशियल स्थिति भारत की बहुत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कहा आप लोग एक वक्त का खाना ना खाइए, भोजन ना करिए रात का, ताकि हमारे जवानों को अच्छे से भोजन मिल सके और वो ताकत के साथ हमारे देश के लिए, हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ सके। दूसरी चीज, उन्होंने सबसे अपने सोने चांदी धन जो भी दान कर सकते हैं वो दान मांगा था। और आपको पता है, बहुत मतलब ऑलमोस्ट अधिसंख्य भारत में एक वक्त का भोजन छोड़ दिया था, उन्होंने स्वयं एक वक्त का भोजन छोड़ दिया था और वो फर्श पे सोते थे। उसी तरह से अधिसंख्य लोगों ने, सबने अपनी अपनी ज्वेलरी और बहुत सारी चीजें दान कर दी थी। तो ये असर होता है पावरफुल शब्दों का। हमें क्या चाहिए? कम्युनिकेशन में उस शब्द का जितना अच्छा इस्तेमाल कर सके, जो लोगों को मूव कर सके, लोगों को उद्वेलित कर सके। और शायद आपको याद हो या ना याद हो, आपके बचपन के समय ये इवेंट हुई थी जब अन्ना हजारे ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए आंदोलन चलाया था और बहुत सारे लोगों ने उसमें भागीदारी की थी। अब मुझे याद नहीं है, आप लोगों को अगर याद हो तो पता चले। याद है बच्चों, कैंडल मार्च हुए थे, या जैसे निर्भया केस में जिस तरह की चीजें होती, कैंडल मार्च, हजारे के शब्द तो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। हम सब भी गए थे हजरतगंज में कैंडल मार्च के लिए और कैंडल जलाने के लिए।
फिर डायनामिक कम्युनिकेशन क्या होता है? डायनामिक कम्युनिकेशन है जो हमेशा सदैव अपने को बदलता रहता है, एवर इवॉल्विंग, मतलब अपने को समय के अनुसार बदलते हुए वो कंटिन्यूअसली लोगों से थॉटफुल तरीके से एक निश्चित विचार के साथ लोगों से संपर्क करता रहता है, लोगों को जोड़ता रहता है, ठीक है, और कॉन्शियसली होता है। ये नहीं कि आप इसको अनजाने में करते, आप इसमें एक एक चीज चूज करके करते, तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज हाउ इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। इसको हम डायनामिक प्रोसेस कैसे कह सकते हैं? ऐसे कहते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन होता है उसका जो भी डायनामिक प्रोसेस होगा बेटा, वो कुछ स्टेप्स को लेकर के चलता है और वो स्टेप्स आपको पता है, ठीक है। हम लोग इस पर बहुत नहीं जाएंगे कि एक सेंडर होता है, एक इनकोडिंग का तरीका होता है, फिर मैसेज होता है, चैनल होता है, उसमें कुछ नॉइज होती है जिसको हम फिल्टर आउट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक रिसीवर होता है जो मैसेज को डिकोड करता है उसके सही अर्थों में, और फिर उसको समझ के वो उसका रिस्पॉन्स देता है, फीडबैक देता है। और ये सारा कुछ कम्युनिकेशन एक कॉन्टेक्स्ट यानी एक संदर्भ में किया जाता है। ये प्रोसेस तो आपको पता है बच्चों, है ना? यस आप मैम। लोगों ने ये सिंपल मॉडल जो SMCRE मॉडल है या एनकोडिंग और डिकोडिंग ऐड करके जो मॉडल्स है, ये हम लोगों ने थर्ड ईयर में भी पढ़े हैं और PG में भी पढ़े हैं, है ना? यस मैम। फिर उसके बाद जो डायनामिक कम्युनिकेशन होता है वो क्या करता है? उसमें अंतर ये होता है कि आप कोई बात सुन रहे हो, मैंने आपसे पूछा बच्चों आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. That is what? That is you are listening carefully. Yes, ma'am. ठीक है, आप समझ के सुन रहे हैं। और दूसरा क्या है? मैम ने कुछ कहा, हमने सुन लिया, है ना? तो there is a difference between hearing and listening. समझ में आया बेटा? क्या Yes, डिफरेंस? ma'am. यस एक मैम। हमने कैजुअल अप्रोच के साथ सुना और एक हमने एक एक शब्द को समझ के सुना। एक हमने कैजुअली बोला और एक हमने एक एक शब्द को समझ के रिस्पॉन्सिबली बोला। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है सामान्य कम्युनिकेशन और डायनामिक कम्युनिकेशन का, ठीक है। ये वेरियस टाइप्स का होता है, हम सब जानते हैं, अलग अलग तरह का कम्युनिकेशन होता है। थोड़े से हमने एक दो पिक्चर्स डाली हैं आगे आपको, थोड़ा सा जस्ट टू ब्रश अप योर थिंग्स। उसके बाद ये डिफरेंट लेवल्स पे होता है। इसके अलावा ये डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, जैसे मास कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, ये अलग अलग शेप, अलग अलग फॉर्म्स में कम्युनिकेशन होता है। और टाइप्स भी यही होता है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन हो गया, आपने डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन किया, तो उससे वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, बॉडी लैंग्वेजेस वाली चीजें या क्यूज हो गए या जेस्चर्स हो गए, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल अबाउट ऑल दिस क्योंकि इट विल टेक लॉन्ग टाइम, और ये सारी चीजें आप लोग थियरी और प्रैक्टिस दोनों में आप पढ़ चुके हो। Then there are different types of communication networks, जैसे linear communication network होता है, Y shape का होता है, chain shape का होता है। तो इस तरह कई तरह के communication networks होते हैं। और इसी तरह से आप communication को अलग अलग नजरियों से देखते हैं। कैसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको आगे दूंगी। फिर मैसेज को कैसे डेवलप करें, उसके लिए हमें इसके 7 C's का ख्याल रखना होता है। दैट टू वी विल डिस्कस इन द फॉलोइंग स्लाइड्स। This is how elements of communication works. I think you know all this. Sender, encoding, decoding. This is the process of basic process of communication. और इसमें कहीं पर बिहेवियर इनपुट भी होता है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन दिया, मैसेज गया, और यहाँ आपने उस मैसेज को समझ लिया, रेसिपिएंट ने डिकोड किया, चैनल के थ्रू गया। मतलब इन्होंने कहा व्हाट आई मीन एंड दिस गाय सेड कि ओके आई अंडरस्टूड द वे यू वांटेड टू कम्युनिकेट इट। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज होती है, दिस इज अ स्मॉलर पार्ट, जहाँ पर ये समझा क्यों जाता है अच्छे से, क्योंकि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग का लेवल एक होता है। लेवल ऐसा नहीं है कि जो सेंडर है उसका एक होगा, ही विल कम डाउन और ही विल गो अप टू द लेवल ऑफ द रिसीवर। समझ में आया? ऐसा नहीं है हमेशा कि मैसेंजर जो है उसका लेवल
हमेशा रिसीवर के लेवल के बराबर होता है। उस मैसेंजर को रिसीवर के लेवल पे जाना पड़ता है, चाहे वो लोअर लेवल हो अंडरस्टैंडिंग का और चाहे वो हायर लेवल हो। जिस तरह का आपका कंज्यूमर है, जिस तरह का आपका ऑडियंस है, जिस तरह का आपका ग्राहक है, वैसा आपको, जैसे दुकान में जैसे ग्राहक आते हैं वैसा सामान रखा जाता है, उसी तरह से जैसा ऑडियंस है, जैसा कंज्यूमर, जैसा रिसीवर है, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट वो देते हैं, कंटेंट देते हैं, कंटेंट को ट्रीट करके देते हैं। ये सिंपल बर्लो का मॉडल है, जिसमें सोर्स का मतलब सोर्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मैसेज में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, चैनल्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और रिसीवर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये दी हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नाउ this is literally something which you need to understand, and this is तुम्हारा वो है वहां पर, this is levels of communication। आज तक हम लोगों ने 3 से 4 तरह के लेवल्स पढ़े थे कम्युनिकेशन में, जिसको हम एक्सटेंशन में भी पढ़ते हैं, जिसको हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं और एजुकेशन में भी पढ़ते हैं। और वो क्या होते हैं? नॉलेज, स्किल एंड प्रैक्टिस, और बाद में बिहेवियर चेंज, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है। सस्टेनेबल बिहेवियर, सस्टेनेबल वाले जो लेक्चर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें हम लोगों ने देखा था। लीव इट, कोई बात नहीं। तो अगर हम कम्युनिकेशन को एज उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना चाहें तो उसके लिए ये एक डिफरेंट लेवल्स हैं, which I thought that I must share with you all, क्योंकि ये 4 डिफरेंट तरह के लेवल हैं। इसको डिफरेंट नजरिए से कम्युनिकेशन को देखने की कोशिश की गई है और कम्युनिकेशन के जो लेवल्स है उनको देखने की कोशिश की गई है। नॉलेज में तो भाई हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन लोगों को जानकारी देने के लिए, सूचना देने के लिए हो गया। उसके बाद उसकी जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड चेंज करने के लिए कम्युनिकेशन कैसे दिया जाता है, कौशल चेंज करने के लिए कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, या प्रैक्टिस बदलने के लिए कौशल से ही हम उसकी प्रैक्टिस बदलते हैं। उसके अलावा हम ओवरऑल बिहेवियर, सस्टेन्ड बिहेवियर कैसे प्राप्त करते हैं, वो एक सेपरेट लेवल होता है, क्योंकि इन तीनों को जब तक कंप्लीटली नहीं प्राप्त किया जाता है तब तक आप बिहेवियर चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लाइकवाइज कम्युनिकेशन आप मेंटल लेवल पे भी कम्युनिकेट करते हो, मेंटल ट्रायल करते हो नॉलेज होने पर। उसके बाद देयर आर सेवरल अदर स्टेजेस जो एडॉप्शन लेवल पे काम करती हैं कम्युनिकेशन के, जो कि आप लोगों ने डिफ्यूजन मॉडल पढ़ा है ऑफ एडॉप्शन, इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल पढ़ा है बच्चों? Yes, ma'am. तो आई नीड नॉट टू गो इनटू दैट, है ना बेटा? चलो, ये जो ये है ये लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि आप पहले अपने शब्दों को देखिए कि आप जो मटेरियल है, बेसिक मटेरियल, और उसके लिए चयनित शब्दों को, उसके कंटेंट को, उसके फैक्ट्स को चेक करके बेसिक वर्ड्स कौन से सूट करेंगे व्यक्ति को, उस हिसाब से, और आप किस विषय पे बात करना चाहते हैं उस लेवल पे आप पहले वर्क करोगे कम्युनिकेशन में। ठीक है? अगर कोई चीज कम्युनिकेट करनी है तो पहला लेवल होता है कि आप इस बेसिक लेवल पे काम करो। ठीक है? ये क्लियर है बच्चों कि आपका कंटेंट क्या होगा, उसके लिए भाषा क्या होगी, उसमें आप क्या क्या फैक्ट्स डालेंगे और आप क्या बातें करेंगे, इन पर आप काम करिए। ओके? उदाहरण मैंने लिया है, सपोज आपको एक फैशन डिजाइन मॉडल बनाना है, एक लड़की बनानी है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर कलर स्कीम फॉलो करनी है, कोई एक स्टाइल फॉलो करना है, और उसका आपको एक 3D मॉडल बनाना है। तो खाली वो बहुत इफेक्टिव हो, बहुत इम्प्रेसिव हो और लोगों के दिलों तक पहुंचे, इसके लिए हमें 4 लेवल पे काम करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसके बात पे कौन से विषय को, कौन सी थीम को, कौन से मौसम को, कौन से फॉल को लेकर के हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे, कंटेंट कलेक्ट करेंगे,
जैसे कि मूड बोर्ड बनाते हैं फैशन डिजाइनिंग में, उस तरह का काम पूरा करेंगे। दैट इज योर ग्राउंड वर्क। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? इतना ना आया हो तो बोल दो, मैं फिर से बताऊं। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। इसमें क्या होता है बेटा कि आप क्या करोगे कि सपोज आपको कोई एक 3D मॉडल बनाना है कम्युनिकेशन का, इसका फैशन का, तो आप देखते नहीं हो कि आपने एक डॉल बनाई, उसको कपड़े पहनाए, है ना, और उसको अपने स्टाइल से कपड़े पहनाए। लेकिन जो फैशन डिजाइनिंग में आपने पढ़ा होगा, ओके लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल। यहाँ तो मैंने फैशन डिजाइनिंग का ले रखा है, लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल जो आपके लिए ज्यादा सरल हो। हम ये लेते हैं एग्जाम्पल कि सपोज हमने सोचा कि हम लोगों के लिए कोई एक सेट ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स बनाएंगे, हम इसी का लेते हैं एग्जाम्पल। और वो सेट में क्या होगा, वो एक पैक बनाएंगे हम उनके लिए, कमर्शियल पैक, जिसमें क्या होंगे, एक फ्लिप चार्ट होगा, एक 2 फोल्डर होंगे, बुकलेट होगी और 2 पोस्टर होंगे, या एक पोस्टर एक चार्ट होगा और उसके साथ एक पैम्फलेट होगा। ठीक है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि एक किट बनाएंगे हम, जिससे हम लोगों में ऑडियो HIV एड्स के बारे में उनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इतना क्लियर है बच्चों? यस मैम। हाँ, अब क्या करोगे तो तुम सबसे पहले तो ये सोचोगे ना, पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे HIV एड्स पर। ओके, हाँ या जी ना? मैम। जी मैम। के बाद फिर आप सारा जब कंटेंट तैयार कर लोगे तो उसमें कुछ डेटा डालोगे, सही में क्या स्थिति है, क्या 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 चीजें होती, लोगों में क्या भ्रांतियां हैं, वगैरह वगैरह, है ना। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप उसके बाद उसके लिए और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसको लेते हुए आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। इस तरह के काम को लेते हुए आप सबसे पहले डेटा इकट्ठा करेंगे, कंटेंट बेसिक इकट्ठा करेंगे, लोग कितना जानते हैं उसको लेके, कितनी भ्रांतियां हैं लोगों में, ये सारी चीजें पता करेंगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, आप किस ऑडियंस के लिए ये तैयार कर रहे हो उसके बारे में भी सोचोगे और उसके हिसाब से उसमें शब्दों का चयन करोगे, भाषा का चयन करोगे। क्लियर है इतना? जी मैम। अब इसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि आप उस किट में 4-5 कितनी चीजें कौन कौन सी बनाओगे। सपोज एक चार्ट, एक पोस्टर, एक बुकलेट, एक फोल्डर और एक आपने फ्लिप चार्ट बनाने की सोची, या आपने एक पैम्फलेट बनाने की सोची। तो अब आप सबके कंटेंट को अलग अलग बनाओगे ना। पोस्टर अलग तरह से बनता है, फ्लैश कार्ड अलग तरह से बनता है, बुकलेट अलग तरह से बनती है, फोल्डर अलग तरह से बनता है, और सबकी विषय सामग्री को लिखने का तरीका और पिक्चर्स डालने का तरीका भी अलग अलग होता है। Am I right? एक्सटेंशन एजुकेशन कितना पढ़ा है बच्चों तुम लोगों ने? भाई जवाब देते रहो, क्योंकि मुझे फिर समझ में आना बंद हो जाता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ये आपको क्लियर होना चाहिए ना बच्चों। मैं सुनाई, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? Am I audible? Yes, ma'am. So प्रॉब्लम क्या है? I am not understanding what is the problem. क्यों बच्चों, दिक्कत क्या है? आवाज क्यों नहीं आ रही बच्चों भाई? हाँ, मैम समझ में आ रहा है। तो फिर मुझे बताओ तो बेटा, रिस्पांस नहीं आएगा तो क्लास का क्या मतलब है? हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि आपने अगर डिसाइड किया कि इस किट में 5 चीजें बनाएंगे, ठीक है, जी मैम। तो बुकलेट में ज्यादा डिटेल सूचना जाती है, पोस्टर में मेजर पिक्चर जाती है, सिर्फ ऊपर नीचे स्लोगन जाता है ना। चार्ट यस में मैम। आप ग्राफ पेपर, पाई चार्ट इस्तेमाल करोगे, ठीक है।
तो अगर फ्लैश कार्ड में आप एक कहानी सुनाओगे तो सबका कंटेंट तैयार करोगे कि नहीं तैयार करोगे? यस मैम। Yes. लेकिन उसे तैयार करते समय सेकंड पॉइंट आता है, आपको फीलिंग्स डालने की जरूरत है, उसमें इमोशंस डालने की जरूरत है। समझ में आया? जी मैम। वो उसकी भाषा में, उसके प्रेजेंटेशन में फीलिंग्स और इमोशंस डालने की जरूरत होती है। ऐसे डालना चाहिए कि इट इज नॉट मिसअंडरस्टूड एंड इट हैज मैक्सिमम इम्पैक्ट। ठीक है? और तीसरा लेवल होता है कि अगर आप उन फीलिंग्स के बारे में भी, क्या फीलिंग्स है, सपोज आप बहुत एंथुसियास्टिक हो लेकिन अगला वाला व्यक्ति एंथुसियास्टिक नहीं है, जैसे आप लोग इस समय मुझे एंथुसियास्टिक नहीं दिख रहे हो, तो मैं चाहे जितने भाव डाल करके आपको लेक्चर दूंगी, आप क्लास में क्यों नहीं एनर्जी ला रहे हो? नहीं ला पाओगे ना बच्चों? Yes, ma'am. तो इसका मतलब मैं तो फीलिंग्स नहीं डाल पाई। क्यों बेटा? No, ma'am, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही कुछ फील हो रहा है हमको। फिर नेक्स्ट ये है कि और लास्टली आप क्या करोगे, अगला स्टेप ये होता है कि आपका पर्पस रीजन क्या है दूसरे को बताने का। क्या आप चाहते हो लोगों से प्राप्त करना, और उसके बाद आप किस लेवल पे आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो? क्या आप कुछ बेचना चाहते हो? क्या कुछ आप बदलाव लाना चाहते हो? क्या आप खाली इम्प्रेस करना चाहते हो? वो चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आप इतना मोटिवेट कर पाए हो अपने सामने वालों को कि आपने जो सोचा था वो परिवर्तन ला सकते हो। ठीक है? तो वो लेवल आता है प्रेजेंटेशन का, आपका जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क होता है। ठीक है? तो ये एक डिफरेंट तरह से, डिफरेंट एंगल से कम्युनिकेशन को देखने का प्रयास किया गया है। बहुत रूटीन तरीके से कम्युनिकेशन को इसमें नहीं देखा गया है। बाकी रूटीन कम्युनिकेशन देखिए क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन है, जैसे हम वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि हम अपनी जिंदगी में 35% वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं और मैक्सिमम कम्युनिकेशन हम 65% से 70% के बीच में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके हाव भाव, आपकी आईज का कांटेक्ट, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, आप कैसे खड़े हैं, आप किस तरह के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, ये सारी चीजें काउंट होती है। विजुअल कम्युनिकेशन एक दूसरा टाइप का कम्युनिकेशन, मैंने बताया आपको कि मैंने इसको बहुत डिटेल में नहीं कवर किया है कि आप किस तरह से विजुअल कम्युनिकेशन पे अगर आपको कोई रिसर्च बनानी है तो आप क्या करोगे। आप पहले सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, फिर आप ब्रीफ जो हम सिनॉप्सिस डेवलप करते हैं वो करोगे, फिर अपने आइडियाज का प्रेजेंटेशन करोगे, यानी सिनॉप्सिस पे पीपीटी बनाओगे। उसके बाद आपको जो सजेशंस मिलेंगे उसमें आप उसको मैं एग्जांपल सिनॉप्सिस का ही ले रही हूँ, ठीक है, आप उनको करेक्शन करके आप उसको रिफाइन करके फाइनल शेप दोगे। और उसके बावजूद आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले तो आप एक दो जगह से फीडबैक ले सकते हो। फिर उसके बाद आप पुनः उसको प्रेजेंट कर सकते हो अपनी सुपरवाइजर को या जो आपकी गाइड हो। और फाइनली आप उस कैसे, हाउ विल यू गो अबाउट, हाउ विल यू मूव अहेड, आगे कैसे काम करेंगे, कैसे जैसे टूल्स डेवलप करते हैं, बहुत सारे स्केल्स डेवलप करते हैं, ये जो डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट चीजें डेवलप करते हैं, वो करेंगे। और फिर फाइनली आपका सिनॉप्सिस तैयार होगी। समझ में आया? आप आइडियाज कलेक्ट करते हो, उसमें से देखते हो किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रायोरिटाइज करके आप, और आपकी चॉइस क्या है, आपकी फिजिबिलिटी क्या है, आप अपना रिसर्च टॉपिक चूज करते हो, फिर आप उसका एक ब्रीफ तैयार करते हो, फिर उसका प्रेजेंटेशन करते हो जो भी आपने तैयार किया है, रिफाइन करते हो, फीडबैक के मॉडिफिकेशन करते हो फीडबैक से, और उसके बाद आप फाइनली प्रेजेंट करते हैं। और फिर कॉन्सेप्ट को जो उसके अंदर के कॉन्सेप्ट है उसे डेवलप करते हैं। वो कैसे, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है? ये एक छोटा सा बेसिक सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाते हैं, प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क बनाते हैं, तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है।
है ना। खास तौर पे ये जो लिया गया है ये पार्टिसिपेटरी रिसर्च का कैसे इस्तेमाल किया जाए अपने प्रोग्राम डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट या सिनॉप्सिस डेवलपमेंट के लिए, वो है। ठीक है, कि आप फ्रेमवर्क बनाते हो और उसके आधार पे बहुत सारा गहन अध्ययन करते हो, फिर फील्ड एरिया में जाके आप पार्टिसिपेटरी PRA टेक्निक्स अप्लाई करके बेसलाइन डेटा या प्रिलिमिनरी डेटा इकट्ठा करते हो, उसको एनालाइज करते हो, आप रिव्यू को भी एनालाइज करते हो। उसके बाद आप देखते, और ये बेसिकली किस पर है बेटा, अगर आप कोई कम्युनिकेशन रिसर्च कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इंटरवेंशन रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरवेंशन कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा इफेक्टिव आज तक पाया गया है, एंड दैट हैज प्रूवन टाइम एंड अगेन कि इसकी वजह से बहुत बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए गए हैं। ठीक है, और खास तौर पे जितने आपके हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जितने आपके गरीबी उन्मूलन के प्रोग्राम्स हैं, इन सब में इसका बहुत गहन रोल है। एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। फिर आप एक ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉ करते हो, उसके बाद आप उसका पूरा डिजाइन बनाते हो जो आपकी सिनॉप्सिस का डिजाइन होगा। उसमें आप कौन सी कम्युनिकेशन अप्रोचेस यूज करेंगे, कैसे इंटरवेंशन करेंगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, आउटपुट्स क्या हैं, क्या आप उसमें क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, उसके बाद कौन से मीडिया का यूज करेंगे, क्या कैसे कैसे मैसेजेस डालेंगे, उन्हें डिजाइन करेंगे। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन की कौन सी अप्रोचेस यूज करेंगे, उस मटेरियल को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप ट्रेनिंग यूज कर रहे हो या आप लर्निंग बाय डूइंग वाली चीज कराने जा रहे हो या आप सिर्फ लेक्चर मेथड यूज करोगे, वो सारी चीजें आप डिसाइड करोगे। फिर उस सारी चीजों के अंदर भी आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कराओगे, आप कोई गेम्स कराओगे, सिमुलेशन एक्सरसाइज कराओगे, या कोई किसी तरह से आप सिर्फ क्वेश्चनर दोगे, वो भरवाओगे, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करोगे, ये सारी चीजें आप देखते हो। ठीक है, फिर उन एक्टिविटीज को हम कैरी आउट करते हैं। उसके बाद हम एक वर्क प्लान बना लेते हैं, उसके दौरान ही हम जो भी रिव्यूज आते रहते हैं उन्हें जॉट डाउन करते हैं, और फिर इन सब के आधार पे हम कम्युनिकेशन मटेरियल या मैसेज डेवलप करते हैं। फिर उसको हम प्री टेस्ट करते हैं जहां पे हम उनसे फाइनली अप्लाई करने वाले हैं, और हम देखते हैं कि उसमें कहाँ तक हमें सफलता मिली है। सफलता मिलना चेक करने के बाद फीडबैक के आधार पे उसमें करेक्शन करते हैं, फिर हम ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, और उसके बाद हम इसको फाइनली आप इम्प्लीमेंट करते हो, मॉनिटर करते हो और इवैल्यूएट करते हो। तो ये बेसिकली ये जो बनाया गया है ये आपकी इंटरवेंशन रिसर्च के लिए है। इसमें मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी कहा था आज का पूरा प्रेजेंटेशन तरह तरह की रिसर्चेस पे फोकस्ड होगा। ये स्टडी प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशन है, आप लोग चाहे तो पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस स्टडी के लिए जो नॉर्मल सिनॉप्सिस होती है वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन जब आप मेथोडोलॉजी लिखेंगे तब आप मेथोडोलॉजी में ऐड करेंगे। लिख रहे हो आप लोग बच्चों, लिख रहे हैं आप लोग? जी मैम। मेथोडोलॉजी में आप लोग एक टेबल ऐड करेंगे जिसमें आप प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का कॉलम रखेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, मैं आपको इन दोनों तरह की प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की सिनॉप्सिस कैसे लिखी जाती है, इसकी दोनों की वर्ड की फाइल आपसे शेयर करूंगी। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को उसको पढ़ के और समझ में आ जाएगा। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के लिए आप लोग क्या करते हो कि आपने सबको समझ लिया, आपको मान लीजिए आपको टेस्ट करना है कि जो हमारे कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उनका HIV एड्स पे नॉलेज लेवल क्या है। ठीक है, और आप चाहते हो कि उनके नॉलेज लेवल में हम IEC या कम्युनिकेशन इंटरवेंशन द्वारा उनका नॉलेज लेवल बढ़ाएं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। आप ये चाहते हो कि आप एक ऐसा कम्युनिकेशन पैकेज तैयार करें या ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं या ऐसा समूह ऑफ आइटम्स बनाएं जिनको जब हम लोगों के ऊपर अप्लाई करें और उनको उसकी ट्रेनिंग दें तो उन बच्चों का नॉलेज लेवल बढ़ जाए।
ठीक है। आपने रूरल एरिया के एक डिग्री कॉलेज गर्ल्स ले ली, ठीक है। आपने उसके लिए आपने क्या करना है कि आपको सबसे पहले उस एरिया का बेसिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल और स्टैटिस्टिक्स पता करनी होगी। किस संदर्भ में? आपको गांव के रूरल एरिया के, मान लीजिए सीतापुर जिले के ग्रामीण इलाकों के, या पश्चिम सीतापुर या उत्तर सीतापुर के, या आपने कोई 2 ब्लॉक ले लिए, उन 2 ब्लॉक के, लखनऊ का मैं बता सकती हूँ कि मान लीजिए मैं ले लूँ सरोजनी नगर और मोहनलालगंज ब्लॉक में जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज हैं, उनकी लड़कियों का नॉलेज लेवल क्या है HIV एड्स के बारे में, ठीक है। ये मेरा उद्देश्य है जानने का, to find out knowledge level of rural college going girls about HIV AIDS, ठीक है, या on HIV AIDS। हमने ये अपना उद्देश्य लिख लिया कि उनकी जानकारी का स्तर क्या है। और दूसरा उद्देश्य है कि ऐसा कम्युनिकेशन पैकेज तैयार करना जिसके द्वारा हम लड़कियों की वर्तमान जानकारी के स्तर को इतने प्रतिशत तक बढ़ा सके, ठीक है। समझ में आ गया? ये तुम्हारा उद्देश्य होगा। अभी आप लिखोगे कि बढ़ा सके, बाद में जब आप प्री टेस्ट कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका नॉलेज लेवल 50% है, 30% है, या कितना है, ठीक है। तो आप इसको एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो मैम, जैसे कि आपने बताया कि जैसे कि HIV एड्स पे किशोरियों की क्या रुचि है, तो इसी से क्या मिलता जुलता जानकारी है? रुचि नहीं बेटा, जानकारी जानकारी का है। स्तर क्या है? हाँ तो मैम इसमें जैसे कि जैसे भी अगर हमें देखना है स्वास्थ्य विभाग में अगर किसी का भी, तो जैसे फैमिली हाँ। प्लानिंग में क्या मतलब महिलाओं की रुचि है, इस पे लेके कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, दौड़ बहुत अच्छे से कर सकते हो। और एक चीज और बताओ, अब चूंकि हमने देखो हमने RCH1 आ चुका है, RCH2 भी आ गया 2005 में, और उसके साथ NRHM भी आ गया। अभी जो Yes, ma'am. करंट स्टेट है, जो 2018 का स्टेटस है या 2020 का जो स्टेटस है, उसमें रमंचा N आ चुका है, Yes, ठीक ma'am. है। रमंचा N के बाद रमंचा A भी शायद आ चुका है। हाँ, तो मेरा कहने का मैम उसको भी जोड़ दिया गया है रमंचा में, ये भी जोड़ दिया गया है, अडल्टनेस भी जोड़ दिया, किशोर भी जोड़ दिए गए किशोरी, हैं। हाँ किशोरी वाला भी जोड़ दिया गया है। आप किशोरियों का ही ले सकते हो क्योंकि वो फ्यूचर वुमेन, फ्यूचर पेरेंट्स है ना, दैट विल बी Yes, मोर ma'am. रेलिवेंट, ठीक है। और ma'am. आप उसमें किशोर किशोरियों का भी ले सकते हो, आप इंटर कॉलेज ma'am. के को भी ले सकते के बच्चों को भी ले सकते हो, आप अच्छा। डिग्री कॉलेज के बच्चों को भी ले सकते हो। कि आपने दो आपने इंटर कॉलेज लिया और 2 आपने डिग्री कॉलेज ले लिए, ठीक है। लड़कों Yes, ma'am. 2 डिग्री कॉलेज लड़कों के ले लिए, 2 डिग्री कॉलेज लड़कियों के ले लिए। एक बात समझ लीजिए, जब भी आप अपना सैंपल साइज डिसाइड करोगे, हमेशा ये बात का ध्यान रखना बेटा कि आप सैंपल साइज उतना रखो जितने को आप मैनेज कर सको, वेरिएबल्स उतने रखो जितने को आप मैनेज कर सको। लेकिन देयर इज अ मिनिमम कट ऑफ, जैसे मिनिमम मार्क्स होता है ना कहीं एडमिशन के लिए, एक मिनिमम Yes, कट ma'am. ऑफ होता है। जैसे कि आपका मान लीजिए आपको सैंपल साइज प्री टेस्टिंग जो करनी है अपने टूल्स की, ठीक है, वो सदैव आपको मिनिमम 10% ऑफ द टोटल सैंपल साइज करनी है जो आप फाइनली लोगे। मान लीजिए आपने फाइनली सोचा कि मैं 150 लड़कों और 150 लड़कियों का इंटरव्यू लूंगी, ठीक है, या जी। उनको क्वेश्चनर्स दूंगी, तो आपने ये 150 कैसे डिसाइड किया है? ये भी आपकी यूनिवर्स की या आपकी टोटल पॉपुलेशन की संख्या पर डिपेंड करेगी। आप जरूरी नहीं कि 150 ले लो, आपको मिनिमम 20% लेना ही होता है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो सपोज अगर उन दोनों कॉलेजेस में मिला के आपके 3000 बच्चे होंगे, तब आप या 1500 बच्चे होंगे, तब आप हर एक जगह से 20% लोगे। मान लीजिए 1000 बच्चे हैं 6 कॉलेजेस में, तो 20% कितना हुआ? 200 हो गया। 200। हाँ यस मैम। तो 200 करके लेना पड़ता है। तो इसलिए आपको
आपको धीरे धीरे करके, इसीलिए मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उसमें आप उसको नैरो डाउन करते रहते हो सैम्पलिंग को, और फाइनली जो आप सैंपल चूज करते हो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल माना जाता है। तो इसलिए पहली चीज मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। और मैंने जो पहली बात कही, आप जहां जाओगे आपको सबसे पहले वहां का बेसिक डेटा इकट्ठा करना होगा। जैसे मान लो किसी जिले में आपने सोचा मैं काम करूंगी, ठीक है, उस Yes, जिले ma'am. में आप पहले पता करो कि आपने वो जिला क्यों चूज किया। आप पर्पजेबली भी चूज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि मैंने ये इसलिए चूज किया क्योंकि ये ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आप बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड जिले ले लो, हेल्थ वाइज बैकवर्ड जिले ले लो, ठीक है, और उसमें देखो आप जिस जिले में काम करते हो वो जिला किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। Yes, ma'am. पक्का आ जाते हैं कोई ना कोई जिले, या कह लो मैं फॉरवर्ड जिले में चेक करना चाहती थी, या जिसके बारे में बहुत, तो वो पर्पजिव सैंपल ले लो। ओके, मैम एक चीज पूछना है, जैसे कि पहले मुझे ये फिनिश कर लेने दो बेटा, नहीं बात वहीं खत्म हो जाती है। आप लिखो, मैं बस बता ओके रही हूँ। हाँ, उसके बाद आप ओके क्या मैम, करोगे? ओके मैम। हाँ, उसके बाद आप क्या करोगे बेटा कि आपने पर्पजिवली आपने देखा, मान लीजिए आपने कहा कि नहीं मैं लखनऊ लूंगी। लखनऊ में 8 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, ठीक है। 8 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में से आपने उसका समझ लिया कि आप 20% डेवलपमेंट ब्लॉक्स लेंगी, तो आपको ऑलमोस्ट आ रहा है 1 पॉइंट कुछ, है ना। तो आप 2 डेवलपमेंट ब्लॉक्स चूज करेंगी। फिर समझ में आ गया? लखनऊ है, लखनऊ जिले में 8 विकास खंड है, ठीक है। उस 8 विकास खंड का 20% कितना हुआ बेटा? 10 का 20% 2 है अगर, तो 8 का कितना हुआ? 1 दशमलव कुछ, ठीक है। यस मैम। तो आप दो विकास खंड चूज करेंगी, आप कम नहीं करेंगी, आपको आगे वाला नंबर लेना है, ठीक है, ज्यादा वाला। उस 2 विकास खंड में से मान लीजिए हर विकास खंड में अगेन 10-10 गांव है, या 10 और 12 गांव है, जैसे भी होगा। तो या मान लीजिए कि 10-10 या मेरे ख्याल में एक विकास खंड में 3-4 डिग्री कॉलेज, 2 डिग्री कॉलेज से ज्यादा तो होंगे नहीं, है ना। मान लीजिए 2-2 डिग्री कॉलेज है, तो अगर बहुत कम है तो आप तो पूरा सैंपल ले लो, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा है, मान लो किसी जगह बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई का जोर है, तो वहाँ 4-5 डिग्री कॉलेज है, तो फिर आप उसका मान लीजिए 5 है तो उसका 20% कितना हुआ? 1, है ना। क्यों बच्चों? Yes, ma'am. तो आपने 1 डिग्री कॉलेज एक जगह से ले लिया। अब मान लीजिए इसी तरह गर्ल्स डिग्री कॉलेज को आप परसेंटेज वाइज डिवाइड करोगे बेटा, फिर प्रॉपरली 20% ऑफ दैट सैंपल लोगे। फिर उसके बाद उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, आप उसमें सिर्फ, आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो अरे बाप रे 3000 स्टूडेंट है, तो तुम सिर्फ कला संकाय के बच्चे ले लो या विज्ञान के बच्चे ले लो, या 50-50% विज्ञान कला का करके फिर उनका 20-20% कर लो। तो आपके पास सैंपल जो है बिल्कुल फिल्टर्ड और आपके मैनेजेबल सिचुएशन कंडीशन वाला सैंपल आपको मिलेगा। अदरवाइज आप सैंपल के चक्रव्यूह में फंस जाओगे। ये मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता रही हूँ बेटा, जब फील्ड में जाओ तो ये फेस करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरा जो सावधानी रखी जाती है कि जब आप इनके लिए टूल तैयार करते हो तो यू शुड चूज देम वेरी वाइजली, क्योंकि जब आप उनको अच्छे से नहीं चूज करते हो तो आपका टूल या तो बहुत लंबा हो जाता है या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती हैं, ठीक है। इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अब मुझे जो क्वेश्चन पूछ रही थी वो बच्ची पहले क्वेश्चन पूछ ले, फिर मैं बताती हूँ। बोलो बेटा, मुझसे कौन पूछ रहा था अभी प्रश्न? मैम जैसे कि हम एक डाटा लेना चाहते हैं, जैसे कि आपने जैसे बताया जिला जिला का लेना है, जिला लेना है, तो अगर हम जिला ना लेके ब्लॉक ले लें तो मैम? बेटा ब्लॉक किसी जिले में तो आएगा ही, जी। तो आप कौन सा ब्लॉक लेना चाहती बताइए हमको। मतलब मैम जैसे हमारे आस ही पास जो डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक पड़ते हैं उनमें से अगर हमें किशोर या बताइए तो हम आप ही का एग्जाम्पल लेके आपको समझा देंगे। आप बताइए तो हमको। जैसे मैम हम इटावा जिले से हैं, तो इटावा जिले हाँ, में जितने भी किसी भी एक ब्लॉक को ले लें,
उस पर पहले हमें ये देखना होगा बेटा कि वहाँ कितने ब्लॉक हैं। लखनऊ Yes, बहुत ma'am. छोटा जिला है। जो जो ये थोड़े रूरल एरिया वाले हैं, लखनऊ से भी बड़ा उन्नाव और सीतापुर है, इटावा भी Yes. हो सकता है बड़ा हो। तो अगर वहाँ 15 ब्लॉक होंगे तो आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक को क्यों ले रहे हो, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा बेटा। Yes, ma'am. देखिए एक बात समझ लीजिए, जो पीएचडी लेवल पे आप लोग थीसिस करते हो या और जो हमारी यूनिवर्सिटी का इस समय का रुख है, तो वो क्वालिटी वर्क पे ध्यान दे रही है ना। तो Yes, मेरे ma'am. हिसाब से इफ वी गो मेथोडिकली, आप अपना जिला अपना ब्लॉक तो लीजिए ही लीजिए, आप बिल्कुल नेबरिंग ब्लॉक ले लीजिए जहां जाना आसान हो। नेबरिंग ब्लॉक के जो आपके बॉर्डर के पास के विलेजेस हैं आप वो ले लीजिए। दैट कैन बी वर्कड आउट बेटा, Okay, दैट ma'am. इज नॉट एन इशू, वो वर्कआउट हो सकता है। लेकिन जब करो तो उसको जो साइंटिफिक तरीका है उसके हिसाब से करो, नहीं तो आगे चल के एक बार थीसिस करेक्शन के लिए आए दोबारा आए, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। दो Yes, चीजों ma'am. का विशेष ध्यान रखना, एक प्लेगरिज्म का और एक मेथोडोलॉजी जो फॉलो की है। इट शुड बी वेरी साउंड, बहुत साउंड होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर Okay, जाए ma'am. आरडीसी के सामने तो बिना मतलब कोई चांस नहीं है कि वो रिजेक्ट हो जाए, ऐसी होनी चाहिए एक बात। दूसरी चीज, हम अभी बहुत सारे बर्निंग टॉपिक्स हैं जिसपे अभी हम आगे, मैंने कुछ टॉपिक्स भी दिए हुए, तो मैं बराबर घड़ी भी देख रही हूँ क्योंकि समय बहुत तेजी से भागता है ना। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनको आप टेकअप कर सकते हो। एक दो टॉपिक्स मेरे अभी आपसे बात करते समय दिमाग में आए हैं, उनको भी हम आगे देखेंगे। तो आप हमेशा पर्पसिव सैम्पलिंग एक लेवल पे आप कर सकते हो, बट आप पूरी पर्पसिव करो, वो सैम्पलिंग आपको बहुत निश्चित एक निश्चित टिपिकल टाइप की रिसर्च में यूज होती। कैसे? आपने एक कोई पर्टिकुलर आदिवासी ग्रुप पे स्टडी करनी है, जो खास तौर पे जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज होती है, आपको एक पर्टिकुलर क्राफ्ट क्लस्टर पे स्टडी करनी है, आपको कोई पर्टिकुलर केस लेना है, तब आप ये पर्पसिव सैम्पलिंग कर सकते हो। लेकिन जो हेल्थ हो गई, जो एक जनरल परसेप्शन है, एक्शन प्रोग्राम का रिव्यू है या इवैल्यूएशन है या एनालिसिस है, या जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स के साथ साथ जो प्रोग्राम हो चुके हैं, ये जो इस तरह की स्टडीज की जाती है बेटा, इसमें सदैव मल्टीपर्पज रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज करी जाती है। आई होप तुम लोग को ये टेक्निक्स पता होंगी, रिसर्च में कुछ कुछ पढ़ा दिया गया होगा, क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं रिसर्च की, शायद संगीता कोई श्रीवास्तव मैम है, उन्होंने ली थी तुम लोगों की, है ना बेटा, तो शायद उन्होंने बता दिया होगा। अब एक तरीका और है, अभी तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। दूसरा एक और एंगल से हम कम्युनिकेशन को देखते हैं, एक तरह से इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन, क्योंकि आजकल क्या है, कम्युनिकेशन इज मोर अबाउट टेक्नोलॉजी। सो टेक्निकली कम्युनिकेशन में इफेक्टिव क्या है कि इट शुड बी पावरफुल, बहुत ही एनर्जी, बहुत ही इम्पैक्टफुल, प्रभावशाली होना चाहिए, फायदेमंद होना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और ये किसी ना किसी सेंस में आपके लिए कुछ गेन वाली चीज होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल का मतलब है ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को फॉलो करे और ये इसके साथ साथ ही कार्यान्वित किए जाने लायक हो। ऐसा नहीं है कि हमने इतना टेक्निकल बना दिया कि हम इसे अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है, जो आप सब जानते हैं, कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए और कुछ बातों को कहिए। ठीक है, डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एक डॉक्टर अल्बर्ट मेरेबियन थे जिन्होंने 1960s में एक कॉन्सेप्ट दिया था, जो आज आपकी कम्युनिकेशन रिसर्च या किसी भी फील्ड में बहुत बहुत वैल्यूबल है। कि आज जो रिसेंट फाइंडिंग्स है वो भी ये दिखाती है कि दिस इज स्टिल रेलेवेंट इन टुडेज टाइम। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो हम शब्दों से बताते हैं वो 7% होता है टोटल कम्युनिकेशन का। वॉइस क्वालिटी, आप जो मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस करते हो, वो 38% आती है, और बॉडी लैंग्वेज जो होती है दैट इज वेरी हाई, दैट इज 55%।
तो इसलिए आपके शब्द क्या है, एक्चुअल पीस ऑफ वोकैबुलरी जो आपने लिखा है, जैसे ये स्लाइड्स बनी हुई है। लेकिन वॉइस क्वालिटी क्या है कि मैं भाव उसमें डालूं, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, बॉडी लैंग्वेज, कि मैं आपको खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, बैठ के पढ़ा रही हूँ, जब हम 1 to 1 फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस कम्स आउट देयर, वहां पे दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 4 जो टाइमलेस एग्जाम्पल इसके हैं, जो मैंने आपसे पहले कहे थे कि मैं जरूर दूंगी आपको वो एग्जाम्पल। द डिलीवरी ऑफ वर्ड मैटर्स व्हेन कैप्टिवेटिंग एन ऑडियंस एंड विनिंग एक्सेप्टेंस। ऑस्कर अवार्ड में अगर आपकी परफॉर्मेंस मैटर ना कर रही होती बेटा, तो हमेशा बेस्ट स्क्रिप्ट को अवार्ड दे करके काम खत्म कर दिया जाता, बेस्ट एक्ट्रेस या बेस्ट एक्टर के अवार्ड की कोई जरूरत नहीं होती। तो वर्ड्स अलोन आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट एज इट इज, it becomes important when it has lots and lots of emotions and expressions. Secondly, आपने बहुत बार ये सुना होगा, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. ये जॉन एफ कैनेडी ने, जिन्हें JFK कहा जाता था, उन्होंने बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से ये बात कही थी और ये लोगों के दिलों तक पहुंची। अगर उन्होंने शायद ऐसे नहीं कहा होता, एक टेक्स्ट कर दिया होता हर एक अमेरिकी को, तो क्या ये इतना असर करती? मुझे नहीं लगता है ये असर करती। लाइकवाइज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो स्पीच है जब हमें आजादी मिली थी, है ना, वो स्पीच आज भी मेमोरेबल है। स्वामी विवेकानंद की जो उन्होंने शिकागो में दी थी, वो अगर वो सिर्फ लिख के दे देते तो वो असर नहीं डालती जो कि उनके बोलने और बोलने के टोन और वॉल्यूम और मॉड्यूलेशन से असर पड़ा, ठीक है। फिर तरह तरह के, आजकल तुम लोग को BTS का फैशन चला है, हमारे जमाने में बीटल्स होते थे, ठीक है। लेकिन जिस तरह से ये जो सिंगर्स के ग्रुप से जिस तरह से ये ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं वाइल परफॉर्मिंग, अगर ये ऐसे कनेक्ट ना करें तो क्या तुम्हें मिलता है कि लगता है कि जिस तरह से जो ये जब इनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं तो जो ऑडियंस का एक्साइटमेंट होता है, जो उनकी क्राइज होती हैं, चिल्लाना लगातार होती है, आंखें रो रहे हैं, वो सारी चीजें हो पाती बेटा? मुझे तो नहीं लगता। एंड लाइकवाइज अगर कंप्यूटर्स थे आए, आज कंप्यूटर से आज तो बहुत सारी चीजें आ गई, कंप्यूटर का भी मोस्ट एडवांस वर्जन आ गया है कि ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, यू कैन डू विद जस्ट बाय merely टचिंग योर फिंगर टिप्स। उसके पहले फेस टू फेस मीटिंग होती थी, चिट्ठियां लिखते थे हम लोग, फोन करते थे, वो काले वाले फोन हुआ करते थे, आज मोबाइल फोन, मोस्ट एडवांस मोबाइल फोन आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एक पर्सनल कनेक्ट है, इसके बावजूद चाहे कितना भी कुछ हो जाए, जो एक पर्सनल कनेक्ट है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आज मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर मैं आपको ऑनलाइन ना पढ़ा रही होती, अगर मैं आपको सामने पढ़ा रही होती, तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा बेटर होता? आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। मैम ऑफलाइन। मैम सामने सामने, है ना, क्योंकि तब आप मेरा चेहरा ऐसे ना देख के वैसे देख सकते, मेरे हाथ पैर चलते देख सकते, मैं आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन देख पाती और मैं ये पहचान पाती कि मेरे बच्चों में से किसको कम समझ में आ रहा है, किसको ज्यादा समझ में आ रहा है, या कोई कुछ पूछना चाहता है या कोई कुछ बताना चाहता है। सो जो बात करते हैं हम, फेस टू फेस कनेक्ट करते हैं, ये एक दूसरा एंगल है कम्युनिकेशन को देखने का। और ये वैसा एंगल नहीं है जैसे हम पढ़ते हैं वर्बल, नॉन वर्बल और इस तरह वाला जो पढ़ते हैं, ये वैसी बात नहीं है। ये वो बात है जो कहता है कि हमें कम्युनिकेट करना है, वर्ड्स से कम्युनिकेट करना है, बट नॉट merely written words. Even if it is written words, they should have some feelings and emotions. And if possible, they should not be only written words, they should be spoken words. And again, if possible, they should be face to face. आगे समझ में बेटा इतना? Can we move ahead? Shall we? Yes, ma'am. अब ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बताए हैं। आई विल गो वेरी क्विकली, क्योंकि इसमें
आपको बताया है कि कोई मैसेज या मटेरियल आप डेवलप करोगे, क्योंकि ये रिसर्च में बहुत काम आने वाली चीज है। आप अगर कोई आईसी पैकेज तैयार करते हो या कोई आप कम्युनिकेशन पैकेज तैयार करते हो, तो उसके लिए आपको ये 7 C's का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर आप कोई इंटरवेंशन स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। और मास मीडिया का क्या रोल होता है रूरल ऑडियंस में, ये कुछ पॉइंट्स है। अगर आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी तैयार करनी है तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। ये है कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, कर्टेसी, क्लैरिटी, कंसिडरेशन। ये 7 C's हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। मैं शेयर करूंगी, इसलिए परेशान मत होइए, आपको सब मिलेगा। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि जो भी कम्युनिकेशन या मैसेज करें वो अपने मामले में कंप्लीट हो, पूरा, उसमें सारे फैक्ट्स होने चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ती है। उससे क्या होता है, बार बार सूचनाएं देने की कॉस्ट बचती है। उससे ये फायदा होता है कि आप जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो भी पॉसिबल सूचना होते हैं वो आप सब डालते हो, और उससे क्या होता है कि लोगों को क्वेश्चंस उनके माइंड में नहीं रह जाते। कोशिश करनी चाहिए कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, हाफ हार्टेड इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब है कि कोई भी स्पेसिफिक मैसेज है और उसके गोल पर फोकस करिए। ये नहीं कहिए कि आप बहुत सारी चीजों को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। क्लैरिटी का मतलब ये भी है कि आप मैसेज को एग्जैक्ट देते हो, जो दिया जा रहा है बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है, और शब्द जो होते हैं वो बहुत ही सोचे समझे, नपे तुले और मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है, अर्थवाचक होते हैं, अर्थ लिए हुए होते हैं। समझ, ऐसी चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। आइडियाज और थॉट प्रोसेस को भी इनहेंस करना आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसाइजनेस। इसका मतलब होता है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना। बहुत ज्यादा कंटेंट ढेर सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप छोटे छोटे शब्दों में भी अपनी बात को बता सकते हो। कॉस्ट सेविंग होता है, ऑब्वियसली टाइम भी बचता है, और इस तरह के मैसेजेस लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पोस्टर बनाया पढ़ाई लिखाई पर, आपने ऊपर एक महिला पढ़ी लिखी बना दी और उसके ऊपर और दिया जैसा कुछ बना दिया या कुछ रोशनी चारों तरफ बना दी, और आपने लिख दिया पढ़ी लिखी नारी घर की उजियारी, तो वो पिक्चर भी अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ और वो कैप्शन भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। कंसाइज मैसेजेस हमेशा ऑडियंस को ज्यादा अपीलिंग होते हैं बनस्पत इसके कि आप उनको बार बार कहिए, नॉन रिपीटेटिव भी होते हैं, ठीक है। कॉन्क्रीटनेस का मतलब ये होता है कि आप पर्टिकुलर हो, मतलब आपने ऐसा मैसेज दिया जो कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाए और उसमें आपकी बात को बल मिले। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया बस कहने के लिए कोई बात कहे, आपने जो कहा उसके साथ उससे इट शुड बी एविडेंस बेस्ड, और उसके अलावा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें ना करें जो कि क्लैरिटी को दूर करते हो, और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो कि चीजों को आपकी सीधे सीधे बताएं, और आपकी जो रेपुटेशन है, यानी आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपका जो भरोसा है, आपके ऊपर आपकी विश्वसनीयता को मजबूत करे, ठीक है। और वो कभी भी इस तरह के जब आप मैसेज देते हो तो उसका कभी गलत अर्थ नहीं लगाया जाता है। कर्टेसी, कर्टेसी का मतलब होता है कि जो सेंडर है वो सदैव जो रिसीवर है उसके प्रति रिस्पेक्टफुल हो, उसके प्रति पोलाइट हो, उसके प्रति तथ्यपूर्ण हो। ऐसा ना हो कि आप गए और आपने कह दिया अरे ये सब तो ऐसे होते, जनरलाइज नहीं स्टेटमेंट्स देने हैं। दोनों के व्यू पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए, सेंडर के भी रिसीवर के भी, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव चीजों को ज्यादा ध्यान दे, जो नेगेटिव फैक्ट्स है उनको अवॉइड करें, ठीक है। रिस्पेक्टफुल, पॉजिटिव होने के साथ साथ अनबायस्ड होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई बायस्ड एटीट्यूड या बायसनेस नहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। करेक्टनेस मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, और जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है वो इसमें है कि आपको वेल टाइम्ड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, अर्थात जिस समय बिल्कुल इस सूचना की जरूरत थी आपने तभी वो सूचना, आप उसके बाद दोगे, आप पहले दोगे, उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा।
वो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं प्राप्त कर सकते हो. इट बिकम्स मोर इम्पैक्टफुल व्हेन इट इज वेल टाइम. ठीक है, एकदम सही समय पर हो. उसके अलावा भाषा का भी सही प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि लोगों को वो अच्छे से समझ में आए. और उसके लिए भाषा ऑफेंसिव, डिफेंसिव इस तरह की कैसे भी नहीं होनी चाहिए. भाषा सीधी, सरल, स्ट्रेट मैसेजेस होने चाहिए. ठीक है. लास्टली, कंसिडरेशन. व्हाट यू नीड टू कंसिडर इट इज, आपको ऑडियंस को कंसिडरेशन में लेना होता है कि ऑडियंस का लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे. और कभी भी ये चीज नहीं कहनी चाहिए कि दिस इज नॉट पॉसिबल. यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज पॉसिबल, नॉट ऑन व्हाट इज नॉट पॉसिबल. आप इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि क्या संभव है, क्योंकि संभव सब है, असंभव कुछ भी नहीं है, है ना. तो इसलिए आप इस फिलॉसफी पर बिलीव कीजिए और उसको डालिए अपने कंटेंट में भी कि क्या संभव है, बनस्पत इसके कि क्या संभव नहीं है. कुछ लोग होते हैं ना, छूटते ही कहते हैं ये तो हो नहीं पाएगा, ये तो हो नहीं पाएगा, तो डिक्शनरी से हटा दीजिए किसी भी चीज के लिए अपनी. सब कुछ संभव है. एवरीथिंग कैन बी डन एंड एवरीथिंग विल बी डन. That attitude should be there while even preparing a audiovisual aid. Emphasizing on you approach and interest on audience to stimulate positive reaction. हमेशा ऑडियंस को फोकस करके करें, उनके ऊपर फोकस करें और उनके इंटरेस्ट को ख्याल रखेंगे अगर आप कि वो किस तरह से चाहते हैं. अगर आप ऑडियंस से ये कहेंगे इतने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं, तो वो नहीं समझेंगे. आप उसकी अच्छाई बुराई समझाएंगे, उनकी खुद की सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, उनके परिवार पे क्या असर पड़ रहा है, देश की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, क्या कारण है, तब जाकर के आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंटरेस्ट ले और वो इस पर फोकस करे कि नहीं, वी शुड हैव अ स्मॉलर साइज ऑफ फैमिली. ठीक है. रोल ऑफ मास मीडिया फॉर रूरल ऑडियंस. ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो गवर्नमेंट, जो आपके रूरल ऑडियंस के लिए मास मीडिया क्या करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बताता है, लोगों को जो लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनके बारे में बताता है, सर्विसेज के बारे में बताता है जो सरकार द्वारा और इवन एनजीओज द्वारा दी जा रही है. लोगों को इसमें मदद करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद समझें, लोगों को बताएं, और अदरवाइज दूसरे लोग कैसे समझेंगे, और उसके सॉल्यूशंस भी खुद ढूंढें. और सूचनाएं लोगों तक पहुंचाता है उनकी भाषा में, ताकि वो बेहतर तरीके से इन कार्यक्रमों से कनेक्ट कर सके और अपना ओवरऑल जीवन सुधार सके. अब ये जो लास्ट था कि किस तरह से हम डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेशन को होम साइंस एजुकेशन में जोड़ेंगे, ये आपके मतलब की चीज है. और ये है कि आप क्या क्या चीजें ले सकते हो एज अ रिसर्च. आप लोगों ने कुछ सोचा है बच्चों? थोड़ा फटाफट रिस्पांस दो, नहीं तो तुम ही लोग सफर करोगे बेटा. आप लोगों ने कुछ टॉपिक सोचे हैं इतने दिनों में? क्योंकि मेरे हिसाब से लगभग आपका सारा जो कोर्स वर्क था वो कंप्लीट हो गया है, और टीचर्स ने अपने अपने हिसाब से आपको कुछ कुछ टॉपिक्स भी सजेस्ट किए हैं, है ना. तो आप लोग ने कुछ सोचा है? जी मैम. क्या सोचा है, बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ. जो इमर्जिंग इश्यूज हैं कम्युनिकेशन के, एक तो है कि आपका जो न्यू मीडिया है, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, आप लोग कर लो, तब तक मैं ये स्लाइड कवर करती हूँ. आप इसको सुन लो कि आजकल क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट की जा रही कि रिसर्चर्स इन पर काम करें. वो जैसे जो न्यू मीडिया है वर्सेस जो हमारा वैनिशिंग ट्रेडिशनल मीडिया है, उसको हम कन्वर्ट करें ट्रेडिशनल मीडिया को न्यू मीडिया में. मैंने एक स्टडी देखी थी जिसमें कि जो फड़ पेंटिंग होती है ना राजस्थान की, जो कि लकड़ी के ऊपर किए जाते हैं, फड़ बनाए जाते हैं, उसको उन्होंने टीचिंग लर्निंग एड में कन्वर्ट किया है. एक नीना सबनानी है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो उनका. उन्होंने फड़ नहीं, सॉरी, कावड़ पे उन्होंने, ये फड़ का भी करा जा सकता है, उन्होंने कावड़ जो पेंटिंग होती है
उस पर उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था, IIT बॉम्बे की प्रोफेसर हैं, जिसमें उन्होंने जो कावड़ थी उसको एजुकेशनल एड में कन्वर्ट किया। उसमें रामायण महाभारत की कथाएं होती हैं और जो हमारे पुराण हैं और जो भागवत हैं उसकी कथाएं होती हैं, लेकिन उन्होंने उसको डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी स्टोरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बना दिया, लर्निंग एड बना दिया। तो वो एक तरीका हो सकता है। हम इसको अपने सोशल लर्निंग एड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और उसको उन्होंने क्या किया कि आप एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आपने पहले इसको ट्रेडिशनल मीडिया बनाया और उसको प्ले किया और उसे रिकॉर्ड कर लिया, और वो रिकॉर्डिंग जो है वो आपका न्यू मीडिया की तरह यूज हो गया, विच यू कैन शेयर विद मेनी पीपल। ठीक है। तो जब आप कोई भी इंटरवेंशन स्टडी करते हो तो आप इस तरह के कम्युनिकेशन मीडिया को यूज करते हुए स्टडी कर सकते हो। जो जियो सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, या जो आपका इसमें एग्रीकल्चर है, इसमें जो मोबाइल फोन्स है, इन सब का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों को सूचनाएं पहुंचाने के लिए। आप इम्पैक्ट स्टडी कर सकते हो कि ये किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, आप कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू ये किस तरह से इम्पैक्ट कर रही, इस पर भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है। लिख रहे हैं आप लोग कि नहीं लिख रहे हो बच्चों? यस मैम। बालिकाओं लिख रहे हो? जी मैम। क्योंकि यहाँ से मैं तुम्हें सिर्फ रिसर्च ही रिसर्च बताऊंगी। ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन और न्यू टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर क्या है इस समय? कैड के डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत सारी। आप ऐसी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कर सकते हो कि फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग कौन सा सॉफ्टवेयर है, या किसी आर्ट फॉर्म को किसी सॉफ्टवेयर पे डाल करके कैसे उसको नए डिजाइन में कन्वर्ट करके उसका मार्केट सर्वे करके उसको किस तरह एक उत्पाद के रूप में बाजार में उतारा जा सकता है। दिस इज अनदर एरिया which can be used as a study. इनोवेटिव अप्रोचेस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज और मटेरियल में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप उसकी छोटी फिल्म बना सकते हो, डॉक्यूमेंट्री जो यूट्यूब पे डाल सकते हो। आप छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना करके लोगों को थोड़ी क्लिप बना के, रील बना के कुछ करके आप भेज सकते हो लोगों को। और वैसी वाली रील नहीं, वो फास्ट मूविंग होती, थोड़ी ढंग की। ठीक है। जैसे छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स होती हैं वीडियो की, वो आप करके उस पे आप लोगों का फीडबैक ले सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग पे भी आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इको फ्रेंडली स्ट्रेटजीज जो अपनाई जा रही है होम साइंस की फील्ड में, जिन पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, आप उसमें कम्युनिकेशन इंटरवेंशन स्टडी कर सकते हो, डाल सकते हो। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और कितनी जरूरत है बच्चों को, उसकी ट्रेनिंग की क्या नीड है, आप उस पर स्टडी कर सकते हो। विजिबिलिटी, रीच एंड एक्सेस टू वेरियस मीडिया लोगों की क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अभी, आप में से किसी ने बताया था अभी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या राय है ना। आप उस पर अगर स्टडी करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि उनको ये उनकी राय बनाने में किस मीडिया की मदद मिली, इंटरपर्सनल मीडिया की, मास मीडिया की, या ग्रुप मीडिया की, और उसमें से भी उसको भी ब्रेकअप कर सकते हो कि फैमिली मेंबर या फैमिली की कोई इन्फ्लुएंशियल मेंबर है, या आपकी फ्रेंड है कि सहेली है कि जो हेल्थ वर्कर है। इस तरह से करके भी आप स्टडी कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया बच्चों? मुझे सबकी हाँ चाहिए, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ना बोलो। यस मैम। एक ही सुनाई पड़ रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं? यस मैम। हाँ, अब थोड़ी सी जान आई हमारे अंदर। प्लीज ऐसे बोलते रहा करो बच्चों, थोड़ी जान आती है। चेहरा तो वैसे ही नहीं दिख रहा है। हाँ, आप कम्युनिकेशन रिसर्च में या होम साइंस रिसर्च ओके में क्या मैम। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। रिसर्च यू कैन टेक अप सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कम्युनिटीज एंड देयर कम्युनिकेशन पैटर्न्स। ठीक है। चेंजिंग ट्रेंड्स इन कम्युनिकेशन एंड यूज ऑफ न्यू मीडिया, designing and devising innovative ICT modules and communication strategies for project or program implementation management, मतलब oblique है ये सारा। techniques for sustainable change, documentation, designing and devising innovative ICT module and communication strategies for protection, sustenance and promotion of Indian traditional handloom and handicrafts.
देखो मैं अलग अलग फील्ड में काम भी कर रही हूँ। SWOT एनालिसिस कर सकते हैं आप, इम्पैक्ट एनालिसिस कर सकते हैं, इफेक्ट देख सकते हैं, रोल देख सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी देख सकते हैं, और इसमें आप इंटरवेंशन स्टडी भी डाल सकते हैं, जो मैंने नहीं डाला है। मेरी आवाज आ रही है बेटा? क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है ना? हाँ, जी ये मैम। सब कर सकते हैं। इन व्हाट? इन इमेंसिपेशन, स्टेटस एंड पॉसिबिलिटीज पर्टेनिंग टू जेंडर एंड डेवलपमेंट, वुमेन इन एग्रीकल्चर, in community development and other programs for rural and urban development, programs and activities जो भी गवर्नमेंट चला रही है for the empowerment, for the development, for literacy, for different areas of overall development of people or citizens of the country, maybe rural, urban, tribal, anything. इन्हीं तीनों लेवल पे आप कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए क्या टेक्निक इवॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अडल्ट एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि अभी भी हमने 100% लिटरेसी रेट नहीं प्राप्त किया है। इन डेवलपिंग इफेक्टिव टेक्निक्स, मॉड्यूल्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। जैसे कि ट्रेनिंग एक अलग चीज है बेटा, ट्रेनिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज है। एक ही एग्जाम्पल दे रही, क्योंकि ट्रेनिंग के मॉड्यूल तैयार करना और उसको ट्रेनिंग देना और फिर उसका इम्पैक्ट देखना, ये एक तरह की स्टडी हो सकती है, ठीक है? ह्यूमन कम्युनिकेशन डायनामिक्स मॉडलिंग, ये एक रिसर्च हुई थी। ये रिसर्च का विजन ये है, पहले विजन देख लेते हैं फिर जो रिसर्च हुई वो देखते हैं, कि जो कम्युनिकेशन डायनामिक्स की मॉडलिंग की जाती है उसके लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, हम बिहेवियर देखते हैं कि जो भी चीज, और ये मॉडलिंग क्या है बेटा, ये थोड़ी एडवांस चीज है। मॉडलिंग का मतलब है अगर आप कोई गैजेट कम्युनिकेशन का कोई ना गैजेट भी नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ टूल इफ यू प्रिपेयर फॉर कम्युनिकेशन, तो आप क्या करोगे? आप उसमें सबसे पहले उसका अपीयरेंस, उसकी जो टेम्पोरल वेरिएशंस है, इंडिविजुअल कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स है, उन सब चीजों के बारे में सोचोगे। फिर आप क्या करोगे? इंटरपर्सनल डायनामिक्स देखोगे, मतलब सोशल बिहेवियर कैसा है बंदे का, कॉन्वर्सेशनल इन्फ्लुएंस पार्टिसिपेंट्स के ऊपर कैसा है, चाहे वो स्मॉल ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप हो, माइक्रो लेवल पे है या छोटा लेवल पे। ये इन अ वे इट इज अ काइंड ऑफ मॉडल विच यू कैन यूज फॉर रिसर्चिंग इफ यू वांट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिजल्ट। तो इसमें आप किस तरह से अगर कम्युनिकेशन इंटरवेंशन देना चाहो तो आप क्या क्या चेंजेस ला के कम्युनिकेशन इंटरवेंशन दोगे, आपको क्या क्या परिवर्तन लाने का देखना है, ठीक है? फिर मल्टी मॉडल डायनामिक्स, इसमें क्या है कि जो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं अलग अलग तरह के, विजुअल जेस्चर्स होते हैं लोगों के, एक्सप्रेशंस होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, ये सारी चीजें आप कैसे परिवर्तित करोगे। सपोज आप ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कर रहे हैं, कुछ ट्रेनर्स हैं जिनकी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये आप देखोगे कि ट्रेनिंग से पहले उनके बिहेवियरल डायनामिक्स में क्या परिवर्तन, क्या कैसा था, इंटरपर्सनल डायनामिक्स कैसे थे, उनका मल्टी मॉडल डायनामिक कैसा था, और उनके सोसाइटल डायनामिक्स कैसे थे, ठीक है बेटा? आपने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पैकेज तैयार किया, और आपने इन चीजों पे वर्क करने के हिसाब से आप प्रोग्राम पैकेज तैयार करें। बिहेवियरल के लिए अलग, रुक जाओ, बिहेवियरल के लिए अलग, इंटरपर्सनल के लिए अलग, मल्टी मॉडल के लिए अलग, और सोसाइटल डायनामिक्स के लिए अलग। यानी एक जगह आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन का बिहेवियर है उसमें परिवर्तन आए, नंबर 1 पे, ठीक है? यानी उसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया, वो अपनी बातों को क्लियरली कह सकता है, वगैरह वगैरह। सेकंड, इंटरपर्सनल डायनामिक्स में आप ये देखो कि उसका लोगों से बातचीत करने का लेवल किस तरह से इम्प्रोवाइज हुआ है, ठीक है? कन्वर्सेशनल इन्फ्लुएंस, कितना लोग उसकी बात कितना मानने लगे हैं जो शायद पहले नहीं मानते थे, और उसका इंटरेक्शन का क्वालिटी और लेवल क्या है, क्या अभी भी वो कुछ ही लोगों से बात कर पाता है कि वो बड़ी लार्जर पॉपुलेशन को भी एड्रेस कर लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। सॉरी। Yes, ma'am. तीसरी चीज आप ये देखोगे कि जो भी व्यक्ति है, जो आपने मॉडल लिया है जिसे आपको चेंज करना है, ये एक ही बात करी जा रही है, इट माइट बी ग्रुप ऑफ 10 पीपल, है ना?
उनमें क्या उन्होंने जो उनके जेस्चर्स थे, भाव थे, एक्सप्रेस करने का तरीका था, भाषा में परिवर्तन आया है कि नहीं? जैसा मैं आज से 10 साल पहले बोलती थी बेटा, वैसा मैं आज नहीं बोलती हूँ, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस आपको परिमार्जित करता है, आपकी चीजों को बेटर बनाता है ना। और लास्ट आपको ये देखना है कि वो व्यक्ति में लार्जर कल्चरल लेवल पे और लोगों के बिहेवियरल लेवल पे, वो सोसाइटल लेवल पे और या कह लो बड़े बड़े लेवल पे वो किस तरह से इम्पैक्ट डालने में सक्सेसफुल हुआ है ना। इसके लिए थोड़ा सा, इसके लिए बेटा थोड़े एडवांस लेवल के टेस्ट होते हैं, इस तरह की चीजें होती। ये मेरे पास आया तो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। हो सकता है किसी बच्चे को इतने एडवांस लेवल पे काम करने का मन हो तो कर सकता है, ठीक है। फिर इन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया था, एक मल्टीकॉम लैब है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया था, उसमें ये इन्होंने एक मतलब एक किसी प्रोडक्ट के लिए लिया था, जिसमें इन्होंने सबसे पहले एल्गोरिथम के लेवल पे चेंज किया और जो सेंसिंग है, ह्यूमन विजुअल वोकल बिहेवियर, जो फेशियल एक्सप्रेशन, आंखों का दिखना, हेड जेस्चर्स, ये सारे चीजें पर वर्क किया। उसके बाद रिकॉग्निशन, इंटरप्रिटेशन, इट्स अ काइंड ऑफ रोबोटिक्स, और या कह लीजिए कि जो कंप्यूटर की इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला काम था, ये उस तरह का काम इन लोगों ने किया था, ठीक है। फिर उन्होंने ये क्वालिटी डाली कि वो रिकॉग्नाइज करने के साथ इंटरप्रेट भी कर ले, ठीक है, इमोशनल स्टेट भी परफॉर्म कर ले। और उसके बाद इस रिसर्च ने जो कंप्यूटेशनल मॉडलिंग होते हैं, उसके जो कॉग्निटिव यानी जो दिमाग के ब्रेन का जो हिस्सा होता है, जिसको जो बेसिकली रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग स्किल्स को हैंडल करता है, उसको भी उन्होंने लर्न किया है। दे गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट, है ना। दिस इज बेसिकली लैब ओरिएंटेड रिसर्च। तो ये नहीं हो सकता है कि इसको थैंक यू मैं बाद में बोलूंगी या बोल देती हूँ थैंक यू, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो आप लिख लीजिए। लिखिए, सबसे पहले किसी भी थीसिस सिनॉप्सिस को लिखने के लिए आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, ठीक है। लिखिए बेटा, लिख रहे हो? यस मैम, यस मैम। पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली 3 चीजें आती हैं। पहला हिस्सा आता है जो आपको बैकग्राउंड देना होता है, पृष्ठभूमि देनी होती है। उदाहरण के लिए कि अगर आपने कोई लिया कि हमें बच्चों के एनीमिया के लेवल को समझना है, मैं एग्जांपल ही ले रही हूँ, तो पहले आप थोड़ा सा 2, 3, 4 पैराग्राफ यानी 1.5 पन्ने के करीब लिखेंगे, 1.25 पन्ने के करीब, कि एनीमिया क्या होता है, भारत में एनीमिया की क्या स्थिति है, दुनिया में एनीमिया की क्या स्थिति, फिर भारत पे आओगे, फिर एनीमिया से की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और ये जो ये है उसके बारे में अगर मान लीजिए कि कोई किसी की कोट हो या उसके बारे में कोई साइंटिफिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो तो वो आप डालोगे उसमें, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनीमिया क्या है वो डालोगे। फिर उसके बाद आप डालोगे नीड ऑफ द स्टडी। नीड ऑफ द स्टडी में आप क्यों तुम्हें ये स्टडी करने की जरूरत है ना, व्हाई डू यू थिंक, उसमें जो आपने ऊपर फैक्ट्स दिए हैं एनीमिया के बारे में उसको आप लोगे कि ये वजह थी, उत्तर प्रदेश में ये हालत है, इस विलेज की ये हालत है, या इस ब्लॉक की ये हालत है, इस वजह से ये सोचा गया कि ये एक स्टडी ली जाए, की जाए, ठीक है। अब इसमें भी 3 तरह की स्टडी कर सकते हो आप। एक आप कर सकते हो कि एनीमिया की स्टडी कुछ ऐसे लोगों पे या उसके किसी ऐसे पक्ष पे करो जिसपे कोई काम ना हुआ हो। अगर कोई ऐसी स्टडी करते हो जिसपे कोई काम ना हुआ हो या बहुत मामूली काम हुआ हो, वो सदैव एक्सप्लोरेटरी स्टडी की श्रेणी में आएंगी और उसमें हाइपोथेसिस नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको हाइपोथेसिस आप किस आधार पे बनाते हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर और रिव्यू ऑफ रिसर्चेस पर, जो अब तक काम हो चुका है उसके आधार, ठीक है। जी मैम। तो जब आपके पास उस पर पर्याप्त रिव्यू उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए 1 या 2 रिव्यू उपलब्ध हैं और वो भी आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो आप उसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की श्रेणी में रखेंगे, उस पर हाइपोथेसिस नहीं बनेगी, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स पे जाओगे, ओके। तो उस केस में आप
नीड के बाद सीधे ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ। ऑब्जेक्टिव के बाद आप लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी लिखोगे। मान लीजिए आप जितने सैंपल पे लेना चाहते हो आप नहीं ले पाए हो, तो आप उसमें लिमिटेशन डालोगे कि ड्यू टू दिस रीजन दिस कैन नॉट बी टेकन इन लार्जर एरिया, it was not possible due to paucity of time, due to limitation of maybe due to limitation of आपकी एक लिमिटेशन क्या हो सकती है कि लिमिटेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स, है ना। कई ऐसे ग्रुप ऐसी स्टडीज आप लेते हैं जिसमें रिस्पोंडेंट्स नहीं अवेलेबल होते, सैंपल नहीं अवेलेबल होते। जरूरी नहीं कि वो रिस्पोंडेंट वो कोई कपड़ा भी हो सकता है, वो कोई केमिकल भी हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर फूड भी हो सकता है, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट कुछ भी हो सकता है, तो उसकी लिमिटेशन जाएगी। आपने कौन से टेस्ट नहीं लगा पाए हैं, तो वो क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये चीजें इंट्रोडक्शन के साथ जाती है। इंट्रोडक्शन में क्या जाएगा, ब्रीफ बैकग्राउंड, नीड ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। लेकिन अगर एक्सप्लोरेटरी के अलावा ये कोई और तरह की स्टडी है जिसपे पर्याप्त रिव्यू अवेलेबल है, तो इसी सेक्शन में हाइपोथेसिस जाएगी और हाइपोथेसिस के अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है। सदैव ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बनाने चाहिए जो वर्केबल हो और जो हाइपोथेसिस के अपोजिट बने, क्योंकि आपको स्टडी के अंत में हाइपोथेसिस को प्रूव करना होता है। अगर वो प्रूव हो जाती है तो वो प्रूव हो जाती है, अगर वो प्रूव नहीं होती है तो वो क्या हो जाती है, नल हाइपोथेसिस हो जाती है, जीरो। दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये सब हाँ ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अगला स्टेप आता है रिव्यू ऑफ रिसर्च और रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एंड रिसर्चेस। इसके लिए एक एडवाइस है मेरी कि आप देख लीजिए कि आपने क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, और हर ऑब्जेक्टिव को एक हेडिंग दोगे ना, उसमें से एक जो उसके कीवर्ड्स होते हैं उनको मिला के एक सेंटेंस बनाओ, मतलब एक लाइन बनाओ, एक हेडिंग बनाओ, और उतनी हेडिंग्स में रिव्यू को डिवाइड कर लो। जैसे एनीमिया क्या है, उस पर क्या है, एनीमिया होने के क्या कारण है, फॉर ये एनीमिया का स्टेटस क्या है, ये है। महिलाओं में एनीमिया का स्टेटस क्या है, किशोरियों में एनीमिया का स्टेटस क्या है, फिर उसको कोप करने के लिए कौन से प्रोग्राम का चले और उनका क्या रिजल्ट रहा, वो अलग। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, दिस इज नॉट अ कंप्लीट थिंग, बट ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। रुक जाओ, मैं ये शेयर करना बंद कर रही हूँ और मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसे स्टॉप कर रही हूँ। ओके मैम, जी मैम। तो उससे क्या होगा ना, वी कैन स्पीक आई थिंक स्क्रीन दिखना बंद हो गया बेटा, देखो। नो मैम, हाँ हाँ, यस मैम। है ना। अब सब लोग स्क्रीन पे आ जाओ प्लीज, सबके सब चेहरा दिखाओ अपना। मुझे सबका स्पेलिंग पेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। 10 मिनट बाद मैं बिल्कुल बंद कर दूंगी। हाँ, फिर इसके बाद आता है, एक्सक्यूज मी, 10 मिनट भी नहीं है। कितने हैं? हाँ, 5 ही हैं, क्योंकि उसकी क्लास लगी है कन्वर्जन की। आई विल सम अप इन 5 मिनट्स, डोंट वरी। हाँ, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा। मेरी प्रॉब्लम, मेरा जो कंसर्न ये है कि ये पॉइंट्स क्लियर है आपको, क्यों बच्चों? यस मैम। तो आपका इंट्रोडक्शन के ये 4-5 पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद आप आते हो रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आई हैव सजेस्टेड कि आप लोग उसको सेक्शंस में बांट लीजिए और सेक्शन वाइज अपने रिव्यूज को अरेंज कीजिए। और रिव्यूज को सदैव अरेंज करते समय हम 2 चीजों का ख्याल रखते हैं। हम नॉर्मली 2 तरीके से रिव्यूज को अरेंज करते हैं। एक हम अल्फाबेटिकली करते हैं और साथ में हम ईयर का ध्यान रखते हुए करते हैं उनको, ठीक है। तो आप उनको ऐसे अरेंज कर लीजिए। उसके बाद आपका 3rd चैप्टर आता है मेथोडोलॉजी। अगर ये परफेक्ट लिख गया है, आपके ऑब्जेक्टिव सही बन गए हैं और आपका मेथोडोलॉजी परफेक्ट लिख गया है, तो लिख गई है, तो आपको आगे चल के कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और 3rd चीज होती है आपका टूल परफेक्ट बने। टूल बनाने के बाद उसको सदैव ऑब्जेक्टिव से रिलेट करके देखना चाहिए कि वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट देगा या नहीं देगा, ठीक है।
मेथोडोलॉजी में आप 6 से 7 पॉइंट्स कवर करेंगे, जो मैं आपको भेजूंगी बेटा, पीडीएफ भेज रही हूँ अपनी सिनॉप्सिस की, लेकिन हम उसमें से सेलेक्ट पार्ट भेज रहे हैं क्योंकि ऐसे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम सेलेक्ट पार्ट भेज रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में आप इतना लिख सकते हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स भेज दे रहे हैं आपको, वो सारी चीजें आपके आइडिया के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या करोगे, सॉरी अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स आर टू फाइंड आउट, टू आइडेंटिफाई, टू एनालाइज, इस तरह से करके शुरू होता है। टू सजेस्ट, हमेशा ऐसे शुरू होते हैं ऑब्जेक्टिव। आप एक मेजर ऑब्जेक्टिव और 3-4 छोटे ऑब्जेक्टिव ले सकते हो, जनरल ऑब्जेक्टिव ले सकते हो, या फिर आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ले सकते हो। नॉट नेसेसरी दैट यू शुड गो ऑलवेज फॉर अ मेजर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में सबसे पहली चीज आती है, वो होती है रिसर्च डिजाइन। आप एक्सप्लोरेटरी ले रहे हैं, या आप इवेलुएटिव ले रहे हैं, या आप केस स्टडी ले रहे हैं, आप किस तरह का एक्सपेरिमेंटल ले रहे हैं, आप किस तरह का रिसर्च डिजाइन ले रहे हैं, सबसे पहली लाइन आपको ये मेंशन करनी है। उसके बाद उस रिसर्च डिजाइन के बारे में 2 लाइन लिखोगे कि ये क्या होता है। उसके बाद आपका आएगा सिलेक्शन ऑफ सैंपल। तो वो एक पूरी स्टेज होती है, वो स्टेज में आपको भेज रही हूँ, जिसमें आपको एरिया करेंगे, पहले पॉपुलेट यूनिवर्स सिलेक्ट करेंगे, फिर एरिया सेलेक्ट करेंगे, एरिया के बाद उसका सब एरिया, फिर सब एरिया में ब्रेक करते चलते हैं, और फिर लास्ट में आकर के आप फाइनल सिलेक्शन करते हो सैंपल का, जो कि आपके रिस्पोंडेंट है या जो भी चीज है। वो मैं मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग का आपको भेज रही हूँ, मैं कल भेजूंगी आपको ये जो मेरे पास वो है, दोनों पीडीएफ है, ठीक है। हो सकता है देर रात तक भेज दूं मैं आपको, लेकिन ये हर हालत में भेज दूंगी, ठीक है। उसके बाद आप करोगे कि क्या एनालिसिस, उसके बाद आप एक एक जो आपका ये होता है, 1 मिनट, मैं एक चीज देख रही हूँ। हाँ, जो आपका, 1 सेकेंड में इसको जरा खोल लूं। मेजर ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लेंगे। उसके बाद जो आपका रिव्यू ये होगा, इसमें आप अपने दोनों वेरिएबल्स डिसाइड करोगे। सैंपल के बाद वेरिएबल्स डिसाइड करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हितैषी, हितैषी, हाँ, उसके बाद डिपेंडर और सुनाई पड़ रहा है बेटा? हितैषी आपकी आवाज बीच में चली जा रही है। नहीं, वो जानती हो, यस मैम, यस मैम। डिस्कनेक्ट हो गया था, अब कनेक्ट हो गया वापस। जो चलो बस डिपेंडेंट फटाफट अब 2 वेरिएबल, मिनट में हाँ कर बस लो। बस बस मैं दोनों हाँ। वेरिएबल्स बता दूं, हो गया। हाँ, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मैंने देखा इम्पैक्ट कम्युनिकेशन एड का आरसीएस प्रोग्राम के कंपोनेंट पे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा मेरे आईईसी के कंपोनेंट, और दूसरी चीज क्या होगी? सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी क्योंकि उसका भी उसके ऊपर भी असर पड़ता है ना। और डिपेंडेंट क्या हुए आपके? आरसीएच के कंपोनेंट हो गए, और उसका बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये 2 चीजें हो गई। अब अभी मैं भेजूंगी, ये दोनों हो गए। उसके बाद थोड़ा सा आप अपने कंपोनेंट्स को डिफाइन करोगे, वेरिएबल्स को,
और आपको ये जरूर मेंशन करना है कि सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल के लिए आप कौन सा स्केल फॉलो कर रहे हो, सोशियो इकोनॉमिक स्केल कौन सा फॉलो कर रहे हो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप कौन सा टूल किसके लिए लोगे ये इसके बाद मेंशन करोगे, और उस टूल का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करोगे वो मेथड्स भी मेंशन करोगे। फाइनली पॉइंट आएगा कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा के लिए आप क्या मेथड अडॉप्ट करोगे, और आप मेथडोलॉजी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए क्या क्या आप टेस्ट यूज करोगे। इससे ज्यादा सिनॉप्सिस में देने की जरूरत नहीं होती है बेटा। एक मॉड्यूल मैं शेयर करूंगी आपसे, हम लोग मैं नॉर्मली जब ऐसा कोई काम करती हूँ तो मैं वो मॉड्यूल जरूर फॉलो करती हूँ। उसमें एक तरफ सैम्पलिंग दी होती है, बीच में जो हमारे वेरिएबल्स है वो दिए होते हैं, कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है वो दिया होता है। उससे ये सहूलियत हो जाती है बेटा कि जब आप पूरी स्टडी करते हो तो आपके सामने एक ब्रॉड idea of that study is in front of you in one page, and that you can explain to the committee, जो कि कमेटी को भी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, कमेटी भी उसको समझ जाती है आराम से, और आपको बहुत सारा क्वेश्चनिंग का सामना नहीं करना पड़ता है। तो वो मैं आपको शेयर करूंगी अपनी थीसिस का, ठीक है? यस मैम। जी मैम। और मैं एक अपना प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, मैंने जो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट यूजीसी का किया था, मैं उसका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का जो भी मुझसे ब्रीफ हो सकेगा वो मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है? तो Yes, मुझे ma'am. लगता है उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी, आप बना सकते हो। और अगर कोई दिक्कत हो तो वी ऑल टीचर्स आर देयर फॉर यू ऑलवेज, है ना? क्यों बच्चों, समझ में आया कुछ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत अच्छा मैम लगा। पहले अपना अपना चेहरा दिखा दो एक बार, और बस मैं जाऊं फिर। वेरी गुड, थैंक यू। आधो ने फिर भी नहीं दिखाया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। एनी क्वेश्चंस? नो मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। दिक्कत तो नहीं हुई आज समझ में आने में? थोड़ा सा नो मैम, डिफरेंट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया। थैंक यू मैम। आ गया सब समझ में ना बच्चों? जी बस यस मैम। चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू चलो मैम। फिर मिलते हैं कभी। ऑल द बेस्ट तुम लोग की सिनॉप्सिस के लिए, सबकी अप्रूव हो जाए, सब अच्छे से काम करो। ऑल द वेरी जी बेस्ट मैम। फ्रॉम माय साइड, एंड Yes, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू शुभम, आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू हितैषी। एंड आई थिंक आई एम लीविंग इट लाइक दैट। हाँ ओके। और बच्चों तुम लोग का वो आज एक्सटेंशन का भी पूरा सिलेबस खत्म हो गया, टेक्सटाइल भी हो गया, बस लास्ट का थोड़ा सा वो सीडी बचा है, वो भी अब 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। और सिनॉप्सिस भी सब लोग बता ही रहे हैं, तो आई थिंक सो अब तुम लोगों की प्रॉब्लम काफी कुछ सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि हर एक लेक्चर में लास्ट में तुम लोग को मिल रहा है। चलें अब बाय बाय, क्योंकि बस टाइम अपना बहुत हो चुका है, कन्वर्जन पे डालें। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय। बाय मैं छोड़ मैम। दे रही हूँ ऐसे अर्चना। हाँ हाँ ओके, बाय बाय ठीक है, ओके 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 ओके। बाय।